हर लड़की का सपना होता है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन जब वही सपने रीत रिवाज और सोच की दीवार से टकराते हैं तो संघर्ष शुरू होता है। उसे कहा गया, लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें झुकने के लिए नहीं, इतिहास बदलने के लिए पैदा होती हैं। और फिर एक दिन किस्मत ने सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। जिस आदमी ने उसके सपने तोड़े थे, आज वही उसकी आंखों के सामने था। उत्तर भारत के एक छोटे से शांत और साधारण गांव चंद्रपुर में मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच एक परिवार रहता था। यह गांव न तो नक्शों में मशहूर था और न ही यहां के लोगों के सपनों को कभी किसी ने खास अहमियत दी थी। इसी गांव में जन्मी थी एक बेहद मासूम, शांत स्वभाव और तेज नजरों वाली लड़की जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का घर बेहद छोटा था, मगर उस घर में संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी थीं। आर्थिक तंगी रोज दरवाजा खटखटाती थी, लेकिन रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आई। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते, कभी धूप में तपते, कभी कीचड़ में ढंसते। मां शारदा देवी सुबह से शाम तक गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोकर जैसे तैसे घर का चूल्हा जलाए रखती थी। गरीबी ने सावित्री को कभी तोड़ा नहीं, बल्कि उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं सावित्री किताबों में खोई रहती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इस छोटे से गांव की सीमाओं से कहीं आगे देख पा रही हो। स्कूल में अध्यापक भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। वह हर परीक्षा में अच्छे अंक लाती, सवाल पूछती, नई चीजें सीखने को उत्सुक रहती। लेकिन घर की सोच कुछ और ही थी। माँ बाप का मानना था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या मिलेगा, आखिर जाना तो पराए घर ही है। इसी सोच के चलते जब सावित्री की उम्र महज 15 साल की हुई तो उसके रिश्ते की बात चल पड़ी। गांव समाज की परंपराओं के आगे किसी ने उसकी उम्र, उसके सपनों या उसकी पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक दूर के रिश्तेदार के बेटे महेश से उसका रिश्ता तय कर दिया गया। शादी सादगी से हो गई। ढोल नगाड़े बजे, रस्में पूरी हुईं, मगर सावित्री की आंखों में खुशी कम और अनजानी आशंका ज्यादा थी। उम्र कम होने की वजह से उसे ससुराल नहीं भेजा गया। यह तय हुआ कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तभी उसकी विदाई होगी। लोगों ने इसे समझदारी भरा फैसला कहा, मगर सावित्री के मन में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। उसे लगा जैसे समय ने उसके सपनों पर एक तारीख लिख दी हो। वह पहले की तरह स्कूल जाती रही, किताबें पढ़ती, अच्छे नंबर लाती, अध्यापकों का भरोसा जीतती रही। लेकिन हर साल, हर जन्मदिन के साथ उसका डर बढ़ता गया। उसे लगता जैसे 18वां साल उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ होगा, जहां से आगे उसकी पढ़ाई, उसकी पहचान, सब कुछ रुक जाएगा। सावित्री दिलोजान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वह बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ता गया। शादी तो हो चुकी थी, मगर सावित्री और महेश के बीच वह अपनापन, वह गहराई कभी बन ही नहीं पाई। रिश्ता नाम का था, पर मनो उनके बीच दूरी बनी रही। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर बातचीत जरूरत भर की ही होती। सावित्री बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर हर बार उसके होंठों पर शब्द आकर रुक जाते। फिर एक दिन, जब उसकी उम्र 17 साल के आसपास थी, उसने खुद को समझाया कि अगर आज नहीं बोली तो शायद कभी नहीं बोल पाएगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार महेश से अपने मन की बात कह दी। धीमी मगर सच्ची आवाज में बोली, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूं। महेश उस समय इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले पाया। उसने बिना सोचे समझे बस यूं ही हामी भर दी। उसके मन में यही था कि अभी मना करेगा तो लोग सवाल उठाएंगे, बातें बनाएंगे।
उसने सोचा, अभी हां कह देने में क्या जाता है, आगे देखा जाएगा। लेकिन सावित्री के लिए उसकी यह साधारण सी हामी भी उम्मीद की एक बड़ी वजह बन गई। उसे लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आने वाली है, शायद अब उसके सपनों को रास्ता मिल जाएगा। मगर किस्मत ने अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। जैसे ही सावित्री 18 साल की हुई, बिना किसी और चर्चा के उसे ससुराल भेज दिया गया। विदाई के समय उसकी आंखें भर आईं। उन आंसुओं में सिर्फ मायके से बिछड़ने का दर्द नहीं था, बल्कि आने वाले अनजाने जीवन का डर भी छुपा था। ससुराल बड़ा घर था, प्रतिष्ठित खानदान था, मगर उस बड़े घर के साथ जिम्मेदारियों का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। सुबह आंख खुलते ही कामों की एक लंबी कतार सामने खड़ी मिलती। रसोई से लेकर आंगन तक, बर्तन, झाड़ू पोंछा, कपड़े, रिश्तेदारों की सेवा, सब कुछ जैसे उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। दिन कब निकल जाता उसे खुद पता नहीं चलता। उसकी सास बेहद सख्त मिजाज की महिला थी। उनके लिए बहू का मतलब था नियम, अनुशासन और बिना सवाल किए काम करना। घर में हर चीज अपने तय ढंग से और तय समय पर होनी चाहिए, यही उनका उसूल था। ससुर पुराने ख्यालों के आदमी थे। उनका साफ मानना था कि बहू अगर घर संभाल रही है तो वही बहुत है। पढ़ाई लिखाई अब किसी काम की नहीं। उनके अनुसार लड़की का असली संसार शादी के बाद घर की चार दीवारी के भीतर ही होता है। महेश एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने सावित्री से जो वादा किया था कि वह उसे आगे पढ़ने देगा, वह वादा ससुराल के माहौल में आते ही धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अब वह ज्यादातर चुप रहता या बात को टाल देता। कभी कहता, अभी हालात ठीक नहीं हैं, तो कभी घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। सावित्री के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किताबें, सपने और वह वर्दी वाला ख्वाब सब जैसे उससे दूर होते जा रहे थे। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने खुद को फिर से समेटा, हिम्मत जुटाई और वही बात दोहराई। इस बार पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता के साथ उसने महेश से कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? सावित्री की आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। महेश यह सुनकर चौंक पड़ा। उसने जैसे कोई अनहोनी बात सुन ली हो। उसने तीखी नजर से सावित्री को देखते हुए कहा, अब कैसी पढ़ाई? घर का काम देखो। हमारे घर में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है। उसके शब्द सावित्री के दिल में किसी भारी पत्थर की तरह गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को कुचल दिया हो। मगर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। उसने हार नहीं मानी। वह मन ही मन सोचती रही कि शायद एक दिन महेश समझ जाएगा, शायद उसका प्यार और उसकी लगन उसे बदल देगी। लेकिन वक्त के साथ साथ महेश का स्वभाव और भी कड़क होता चला गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना अब आम बात हो गई थी। जरा सी गलती पर ऊंची आवाज, रूखा व्यवहार और तानों की बौछार सब जैसे रोजमर्रा की आदत बन चुके थे। एक रात जब घर में सन्नाटा था और सावित्री के दिल में सवालों का शोर था, उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में फिर से बोली, महेश, मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहती हूं। घर का काम भी करूंगी, पढ़ाई भी, बस इजाजत दे दो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महेश की आंखें तरेर गईं। वह तो नक्कर बोला, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा? मैंने कह दिया ना, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। दोबारा यह बात जुबान पर मत लाना। उस रात के बाद गुस्सा धीरे धीरे रोज का हिस्सा बन गया। छोटी सी बात बहस में बदलती और बहस झगड़े में। घर का माहौल भारी रहने लगा। सावित्री की हालत देखकर कभी कभार सास ससुर बीच में बोलते जरूर थे, मगर उनकी सोच भी वहीं पुरानी थी। लड़की का काम तो घर संभालना ही है। अब सावित्री के चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। आंखों में जो पहले सपनों की चमक थी, वह अब थकान और चुप्पी में बदल रही थी। पहले जैसा जोश, वही विश्वास, सब जैसे कहीं खो गया था। फिर भी दिल के किसी कोने में उसका सपना अब भी जिंदा था। एक टिमटिमाती हुई लौ की तरह जो हवा के हर झोंके से कांपती तो थी, मगर बुझी नहीं थी। वह ज्यादातर चुप रहने लगी थी, बाहर से शांत, मगर अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती जा रही थी। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो और वह चाहकर भी उसे थाम नहीं पा रही। एक दिन बड़ी बहस के बाद महेश ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। सावित्री के दिल में जैसे हजारों शीशे टूट गए।
यही वह शख्स था जिसने कभी वादा किया था कि वह उसे आगे पढ़ने देगा, और आज वही उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। दिन बीतते गए और हालात और बदतर होते गए। महेश रोज किसी भी छोटी बात पर चिल्ला उठता। गुस्सा अब उसका स्वभाव बन गया था। सावित्री हर बार चुप रहती, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि हर झगड़ा उसे उसके सपनों से एक कदम और दूर कर देता है। रातों को उसका दिल चुपचाप रोता। दिन में वह मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कई बार उसने सोचा, अगर मैं इस गांव से बाहर जाकर पढ़ सकूं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। उस रात भी महेश का गुस्सा हद से बढ़ गया था। अपमान की आग में तड़पती हुई सावित्री अपने कमरे में अकेले बैठी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। सब कोई सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। उस पल एक चीज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, उसका इरादा। सावित्री ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मैं यहीं रही तो मेरी जिंदगी इसी तकलीफ में खत्म हो जाएगी। न सपने बचेंगे, न मेरी इज्जत। मुझे यहां से जाना ही होगा। उसने कांपते हाथों से एक छोटा कागज और पेन उठाया। दिल धड़क रहा था, मगर उसने लिखना शुरू किया। महेश, जब मैं सिर्फ 15 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने अब भी जिंदा हैं। मैं एक दिन अफसर बनकर वापस आऊंगी। नोट लिखकर उसने उसे तकिए के पास रख दिया। फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। सास, ससुर और महेश तीनों गहरी नींद में थे। रात की हवा में डर भी था और आजादी की खुशबू भी। सावित्री ने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक छोटे थैले में रखीं और घर के बाहर कदम रख दिया। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह तेज कदमों से चलने लगी। डर था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी नहीं, बस उसके पैर और उसका इरादा। रास्ते में कई बार लगा कि कोई देख ना ले, मगर वह रुकी नहीं। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे अफसर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। करीब 2 घंटे बाद वह स्टेशन पहुंची। पैसे बहुत कम थे, फिर भी उसने दिल्ली का टिकट लिया, क्योंकि उसे पता था बड़े सपनों के लिए बड़ी जगह चाहिए। सुबह होने से पहले ट्रेन आई। धड़कते दिल के साथ वह उसमें चढ़ गई। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर झांका। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और सुबह की हल्की सी रोशनी क्षितिज पर उभरने लगी थी। सूरज की पहली किरण जैसे उसके दिल से कह रही हो, तेरी जिंदगी भी अब रोशन होने वाली है। दिल्ली पहुंचने में कई घंटे लग गए। वह इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेली थी, मगर हिम्मत उसके कदमों के साथ चल रही थी। पेट में भूख थी, शरीर में दर्द था। शहर पहुंचते ही वह रहने की जगह तलाश रही थी। कई मकानों में पूछताछ की, पर किराया इतना ज्यादा था कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं था। यही उसका नया आसरा था, यही उसकी नई जिंदगी का पहला पन्ना। सुबह 4 घरों में काम, दोपहर में पुरानी किताबों को खोलकर पढ़ाई, शाम को फिर काम और रात को कम नींद, ज्यादा मेहनत। कई बार थकान से शरीर टूटने लगता, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता था, अफसर बनना। उसे मालूम था कि यूपीएससी का रास्ता आसान नहीं, मगर आसान रास्ता उसे चाहिए भी नहीं था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पकड़नी शुरू की। कुछ नए दोस्त मिले, कुछ हिम्मत देने वाले लोग मिले। एक दिन उसने कांपते हाथों से यूपीएससी का पहला फॉर्म भरा। दिल्ली की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू, झाड़ू पोछा, बर्तन, बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ वक्त पर। इन कामों से जो पैसे आते थे, उसी से खाना और पढ़ाई सब चलता था। शाम तक उसका शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन जैसे ही वह अपने छोटे से कमरे में कदम रखती, उसी वक्त अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगती। एक कमरा, एक बल्ब, एक कुर्सी और पुरानी मेज, बस इन्हीं चीजों के सहारे वह देर रात तक पढ़ती रहती। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो उसने पुरानी किताबें खरीदी। लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर पढ़ाई करती। कई बार भूख सताती, वह बस पानी पीकर खुद को संभाल लेती। कई बार नींद आंखें बंद कर देती, वह चेहरा धोकर फिर बैठ जाती। धीरे धीरे उसे समझ आया, यूपीएससी सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं, यह सब्र, मेहनत और हिम्मत की भी परीक्षा है। पहली बार उसने परीक्षा दी।
एग्जाम सेंटर में वह बहुत घबराई हुई थी। हॉल में बैठे लड़के लड़कियां सब पढ़े लिखे आत्मविश्वास से भरे हुए। एक पल को उसके दिल में आया, क्या मैं इन सब के सामने टिक पाऊंगी? मगर अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिसने इतना सफर अकेले तय किया है वह यह पेपर भी दे सकती है। उसने पूरे दिल से परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया वह प्रीलिम्स में रह गई। उसका नाम सूची में नहीं था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, पैर जैसे सुन्न हो गए। कमरे का बल्ब बुझा हुआ था और उसके अंदर भी अंधेरा उतरने लगा था। उस रात वह बहुत रोई। छोटी छोटी सिसकियों में उसका दर्द बहता रहा। उसे लगा जिंदगी फिर से उसके साथ खेल रही है। माता पिता का चेहरा याद आया, ससुराल की बातें याद आईं, महेश की मार, अपमान, सब कुछ। एक पल को लगा शायद सब खत्म हो गया है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर उसकी पड़ोस की लड़की संजना खड़ी थी, जो खुद 4 साल से यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। उसने सावित्री की हालत देखी और धीरे से कहा, सावित्री, हार मत मानो। पहली कोशिश में चयन होना बहुत मुश्किल होता है। तुमने 1 साल में जितना किया है उतना कोई आसान रास्ता चुनने वाला नहीं कर पाता। तुम्हारी मेहनत कहीं खो नहीं रही। बस एक बार और कोशिश करो। संजना की बात उसके दिल में एक चिंगारी की तरह उतर गई। इतना कहकर संजना चली गई। सावित्री ने आंसू पोंछे और खुद से बोली, मैंने अपनी जिंदगी बदली है, तो भला एक इम्तिहान मेरी जीत कैसे छीन सकता है? अगले ही दिन वह फिर लाइब्रेरी पहुंची। फिर वही पुरानी किताबें, फिर वही मेहनत का सफर, मगर इस बार पहले से ज्यादा जुनून के साथ। सुबह घरों का काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम फिर काम और रात भर पढ़ाई। ये दिनचर्या फिर शुरू हो गई। कभी कभी शरीर जवाब देने लगता, कभी दिमाग बोझ से भर जाता, लेकिन कमरे की दीवार पर चिपका वह एक कागज उसे हमेशा संभाल लेता। एक दिन मैं डीएसपी बनूंगी। वह रोज उसे देखती और अपनी रूह में नई ताकत महसूस करती। दूसरी बार परीक्षा का समय आया। इस बार सावित्री ने अपनी पूरी जान लगा दी। दिल कहीं गहराई में कह रहा था, किस्मत ने मुझे 1 साल रोका है, लेकिन हमेशा नहीं रोक सकती। एग्जाम हुआ और इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतते गए। रिजल्ट वाले दिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी रोल नंबर की खोज में ऊपर नीचे पेज कर रही थी। हर बार पेज स्क्रॉल करती, पर नाम नजर नहीं आता। एक पल उसने हल्की सी आंखें बंद कीं और फिर दोबारा देखा। इस बार उसका नाम सूची में था। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने संजना को बुलाया, देखो मेरा नाम है क्या? संजना ने स्क्रीन देखी और खुशी से उछल पड़ी। सावित्री, तुम पास हो गई, तुमने कर दिखाया। इस बार सावित्री की आंखों से जो आंसू निकले वह दर्द के नहीं, कामयाबी के थे। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। कुछ दिनों बाद फाइनल रैंक आई और सावित्री को बेहतरीन नंबरों के साथ डीएसपी का पद मिला। सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, वर्दी, सब अब उसके नाम था। जब उसने पहली बार अपनी पुलिस की वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ी होकर देर तक खुद को देखती रही। वर्दी में उसका चेहरा एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों में वह गर्व था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अंधेरों से लड़कर रोशनी तक पहुंचते हैं। उसे अचानक याद आया वही लड़की जो कभी अंधेरी रात में घर छोड़कर भागी थी, आज लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया भगवान, मेरी मेहनत को मंजिल मिल गई। डीएसपी बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब गाड़ी भी थी, वर्दी भी, सम्मान भी और समाज में एक अलग पहचान भी। लोग दूर से सलाम करते, हर जगह उसका मान बढ़ चुका था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा सन्नाटा बनकर बैठा रहता, महेश कहाँ है, किस हाल में है? जब वह ससुराल गई उसे घर खाली मिला, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बस इतना बताया कि महेश और उसका परिवार किसी वजह से अचानक गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को पता नहीं। यह बात सावित्री के दिल में कहीं गहरी धंस गई। उसकी जिंदगी संभल गई थी, लेकिन पति की गुमशुदगी उसके अंदर एक खालीपन छोड़ जाती थी। वह अक्सर सोचती, इतने सालों में उसने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। इसी बीच सरकार की तरफ से एक अहम आदेश आया। मथुरा में होने वाले बड़े धार्मिक कार्यक्रम की सुरक्षा संभालने के लिए उसे भेजा जा रहा था। मथुरा, जहां रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। संकरी गलियां, भीड़ भरे रास्ते, हर तरफ भक्तों का सैलाब। यहां सुरक्षा का काम सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि तेज दिमाग और जज्बे की भी मांग करता था।
पर डीएसपी सावित्री को देखकर हर किसी को यकीन था वह यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। मथुरा पहुंचकर उसने पहली बार वहां की गलियों, मंदिरों और घाटों को करीब से देखा। रंग बिरंगे फूल, राधे राधे की गूंज और भक्तों का समुद्र। इस माहौल में एक अजीब सी शांति थी, दिल को छू लेने वाली। लेकिन उसे क्या पता था, यहीं उसी भीड़, उसी शहर में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिलने वाली है। मथुरा की भीड़, मंदिरों का शोर और भक्तों की लहर के बीच डीएसपी सावित्री अपने काम को समझने के लिए खुद मैदान में उतरी थी। वह उन अफसरों में से नहीं थी जो दूर से आदेश दे दें। वह हर मोड़, हर चौराहे, हर मंदिर के बाहर की स्थिति खुद अपनी आंखों से देख रही थी। भीड़ का दबाव, सुरक्षा व्यवस्था, लंबी लंबी लाइनें, वह सब की बारीकी से जांच कर रही थी। साधु संत भजन गा रहे थे, गरीब लोग भीख मांगकर अपने दिन काट रहे थे। इसी भीड़ में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। बहुत दुबला पतला, फटे पुराने कपड़े, वह सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। पहले तो सुहानी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोग वहां बहुत थे। लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, वह आदमी कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर बोला, माताजी, कुछ दान दे दीजिए। उसकी आवाज टूटी हुई, कमजोर और भरी हुई थी। लेकिन सावित्री के कानों में यह आवाज एक अजीब सी चुभन बनकर उतर गई, जैसे यह आवाज उसने कहीं सुनी हो। बहुत गहराई में वह रुकी, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर उस आदमी पर गई। सावित्री के पैर जैसे अचानक से रुक गए, उसकी सांसों की आवाज तेज हो गई। उसने झुककर आदमी के चेहरे को गौर से देखा। गंदगी, धूल और लंबी दाढ़ी के पीछे वही कमजोर टूटी हुई आंखें, और उसी पल उसने पहचान लिया, ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति महेश था। दुनिया जैसे एक पल को थम गई। सावित्री पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। यह वही आदमी था जिसने कभी उसे सपने पूरे करने से रोका था, जिसके गुस्से ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था, जिसके अपमान ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और आज वही आदमी मथुरा की सड़कों पर भीख मांग रहा था। महेश की नजर भी डीएसपी की वर्दी वाली सावित्री पर पड़ी। पहले वह समझ ही नहीं पाया, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपते हुए बोला, सावित्री, यह सच है। उसकी आवाज टूट रही थी, आंखों में शर्म, डर, पछतावा सब कुछ एक साथ घुला हुआ था। सावित्री अंदर से बिखर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी टीम को लगा कि यह कोई पागल आदमी है। वे उसे हटाने लगे। सावित्री ने तुरंत कहा, रुको, इन्हें मत छुओ, ये मेरे पति हैं। पुलिसकर्मी दंग रह गए। इतनी बड़ी अफसर के पति को इस हालत में देखकर वे कुछ बोल ही नहीं पाए। सावित्री उसके पास गई और धीमी आवाज में पूछा, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन की तरफ देखते हुए बोला, मेरी गलतियों ने, मेरे गुस्से ने, मेरे अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पर कभी तुम्हें पा नहीं सका। मैंने सब खो दिया। सावित्री चुप हो गई। उसके मन में तूफान मचल रहा था। वह आदमी जो कभी उसका दर्द था, आज उसके सामने टूटा हुआ इंसान बनकर बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, शरीर कमजोर था, चेहरा पछतावे से भरा हुआ। उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा बैठी थी। कुछ देर की खामोशी में पुराने घाव भी उभरे, पुराने दर्द भी, लेकिन साथ ही इंसानियत की एक नरम चिंगारी भी जाग उठी। उसने सोचा था, अगर कभी यह आदमी उसके सामने आया तो शायद वह सिर्फ गुस्सा करेगी। लेकिन आज जब उसने उसे इस हालत में देखा तो उसके दिल में गुस्से से ज्यादा दया उमड़ आई। महेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, सावित्री, आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भगवान ने मेरी हर गलती का हिसाब मुझसे ले लिया है। महेश की आवाज भर्रा गई, शब्द जैसे उसके गले में अटक गए हों। तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और मैं उसने चारों ओर देखा, फिर खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहीं इसी सड़क पर गिर गया। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू चेहरे पर जमी गंदगी और धूल के साथ मिलकर बहने लगे। वह अपनी हथेलियों से चेहरा ढककर सिसकते हुए बोला, जो कुछ तुमने सहा, जो अपमान, जो दर्द, जो टूटे सपने, वो सब मेरी वजह से था। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हारे हौसले को दबाया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया, हर बार तुम्हें ही गलत साबित किया। उसकी आवाज पछतावे से भरी थी।
अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता, अगर मैंने तुम्हें उड़ने दिया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी भी इस तरह बर्बाद ना होती। मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ नष्ट कर दिया। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन आंखों में नफरत नहीं। वह धीरे से उसके पास नीचे बैठ गई, ताकि राह चलते लोग उसे डर या शर्म की नजर से न देखें। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बेहद शांत स्वर में पूछा, घर पर क्या हुआ था महेश? तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? महेश ने चोरी चोरी उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे बरसों से नींद ने उसका साथ छोड़ दिया हो। आवाज थरथरा रही थी। तुम्हारे जाने के कुछ ही महीनों बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह पल भर रुका, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। मेरे माँ बाप दोनों चल बसे। ये कहते ही उसका गला भर आया। वह बोलते बोलते रुक गया। कुछ पल तक सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। घर सूना हो गया। अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा गुस्सा मेरी पहचान बन गया। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, हर किसी से लड़ पड़ना, यही मेरी आदत बन गई। मैं गलत संगत में पड़ गया। नशे ने मुझे जकड़ लिया। जो बचा था वो भी हाथ से निकलने लगा। एक एक करके सब खत्म होता चला गया। घर बिक गया। जमीन चली गई। आखिरी कमाई भी शराब में डूबा दी। आखिर में मेरे पास न घर था, न पैसा, न कोई अपना, बस अकेलापन और बर्बादी थी। ये सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आदमी जिसने कभी उसे दबाया था, आज खुद ऐसी जिंदगी जी रहा होगा। दुनिया में बहुत लोग गलतियां करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं। सावित्री ने नरम आवाज में कहा, महेश, तुमने गलतियां की। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जिंदगी तुम्हें एक और मौका जरूर देगी। महेश ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे इस हालत से निकालने में मदद करोगी? मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर से जीना चाहता हूं। तुम्हें देखकर हिम्मत मिल रही है। सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें अपने घर वापस नहीं बुला रही, ना ही मैं सब कुछ तुरंत भूल सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें उठने में जरूर मदद करूंगी। बदलने का फैसला तुम्हें लेना है। रास्ता मैं दिखाऊंगी। यह सुनकर महेश फिर से रो पड़ा। हाथ जोड़कर बोला, मैं बदल जाऊंगा सावित्री, बस एक बार सहारा दे दो। मैं खुद को साबित कर दूंगा। महेश के ये शब्द जैसे हवा में गूंज गए। उस पल मथुरा की हवा मानो थम सी गई। समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो, ऐसा आभास हो रहा था। दूर मंदिरों में मंगला आरती की घंटियां बजने लगीं। शंख और घंटियों की मिलीजुली ध्वनि वातावरण में फैल रही थीं। पूरे माहौल में एक अजीब सी पवित्रता उतर आई थी, जैसे स्वयं भगवान इस क्षण के साक्षी बनकर खड़े हों। सावित्री ने एक पल भी देर नहीं की। उसके चेहरे पर संवेदना थी, लेकिन निर्णय में दृढ़ता। उसने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिए, इनकी पहले साफ सफाई कराओ, अच्छे कपड़े दिलवाओ, पेट भरकर खाना खिलाओ और डॉक्टर को दिखाओ। कुछ ही घंटों में जैसे एक जर्जर शरीर से इंसान बाहर आने लगा। चेहरे की सालों पुरानी गंदगी धुल गई। लंबी बिखरी दाढ़ी काट दी गई। उलझे हुए बाल ठीक किए गए। फटे पुराने कपड़ों की जगह साफ कपड़े पहनाए गए। वह पहले जैसा नहीं लगा, लेकिन अब कम से कम एक इंसान की तरह दिखने लगा। आंखों में डर अभी भी था, लेकिन उनमें पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक भी नजर आने लगी थी। सावित्री उसे पास के हॉस्पिटल ले गई, जहां नशे की गिरफ्त में फंसे लोग अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने आते थे, जहां उन्हें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि सम्मान और धैर्य भी मिलता था। डॉक्टर ने जांच के बाद भरोसे से कहा, मैडम, हम इनका पूरा इलाज करेंगे। समय लगेगा, लेकिन यहां इन्हें अच्छा माहौल मिलेगा। धीरे धीरे ये खुद को संभाल लेंगे। ये सुनकर भी महेश का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? सावित्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह शांत स्वर में बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें उस जिंदगी में भी वापस नहीं ले जाऊंगी जहां से मैं खुद भाग कर आई थी। उसने उसकी आंखों में देखकर आगे कहा, तुम्हें पहले खुद को सुधारना होगा, खुद को साबित करना होगा। जब तुम अपनी जिंदगी संभाल लोगे, तब हम दुनिया को बताएंगे कि गलती करने वाला इंसान भी अगर सच्चे दिल से पछता ले तो जिंदगी उसे दूसरा मौका देती है। वक्त बीतता गया। इलाज चला, संघर्ष हुआ,
कई ऐसे कमजोर पला, लेकिन सावित्री की मौजूदगी ने उसे टूटने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद महेश पूरी तरह ठीक हो गया और उसका चेहरा फिर से इंसानियत की रोशनी से भर गया और वह ईमानदारी से एक नौकरी करने लगा। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी साथ साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।